देखो चैप्टर 8 जो हिस्ट्री का है, इसमें हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, मतलब कि औपनिवेशिक काल के बाद। औपनिवेशिक काल मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक काल मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक काल मतलब होता है उपनिवेश स्थापित हुआ था किसी का हम लोग का भारत में। हाँ हुआ था ना, ब्रिटिश का, फ्रांस का, पुर्तगीज का, तो मेनली किसका था? डच का। तो मेनली किसका था जो मतलब पूरे भारत के पैमाने पर आ गया था? अंग्रेज का, ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश थे उनका उपनिवेश पूरे भारत में स्थापित हुआ था। अब वो स्थापित किए थे अपना उपनिवेश। धीरे धीरे वो क्या हुआ था? उन्होंने शासन प्रशासन में अपना दखल अंदाजी देना प्रारंभ कर चुके थे, और ऐसा स्थिति आ चुका था कि 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद ये लोग क्या करने लगे थे? पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुके थे। मतलब कि धीरे धीरे इनका भारत के अन्य प्रांतों में भी हस्तक्षेप शुरू हो चुका था। ठीक, तो ये लोग क्या थे? मतलब कि अधिकतर भारत के जो क्षेत्र थे वो इन ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। मतलब कि उस क्षेत्र का शासन प्रशासन कौन चलाता था? ये ब्रिटिश चलाते थे। तो ये ब्रिटिश जब चले गए, मतलब कि जब इनका उपनिवेश खत्म हुआ, तो उसके बाद का भारत का इसमें बात किया जा रहा है। यानी कि उत्तर औपनिवेशिक काल। उत्तर मतलब क्या होता है? उत्तर मतलब उत्तर दिशा नहीं होता, उत्तर मतलब बाद। जैसे रामायण में सुने होंगे उत्तर रामायण, मतलब रामायण के बाद क्या होगा। तो उत्तर औपनिवेशिक काल मतलब औपनिवेशिक काल जो था ब्रिटिशों का, जो औपनिवेशिक काल था, कब तक था? 1947 तक। 15 अगस्त 1947, इसी समय तो हम लोग को आजादी मिला ना। तो तब तक क्या था? ब्रिटिशों का औपनिवेशिक काल था। मतलब कि उनका उपनिवेश तब तक भारत में था। तो उसके पहले हमको नहीं पढ़ना, उसके पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। उत्तर औपनिवेशिक काल मतलब कि 1947 के बाद क्या हुआ? मतलब कि जो ब्रिटिशर्स जब चले गए, तो उस समय के बाद और उस समय के लगभग में क्या हुआ, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है। उत्तर औपनिवेशिक काल हो गया। अब उत्तर औपनिवेशिक काल का मेन है क्या? उत्तर औपनिवेशिक काल के लगभग में मतलब मान के चलो कि 1947 में हम लोग को क्या मिलने वाला है? आजादी मिलने वाला है। 1900 इसके पहले का थोड़ा माहौल क्या था वो थोड़ा सा समझ लेते। थोड़ा सा ज्यादा पहले नहीं जाएंगे, थोड़ा 1-2 साल पहले क्या कैसा माहौल चल रहा था वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम लोग देखें तो भारत में मेनली 3 टाइप के एरिया थे। पहला जो एरिया था वो था ब्रिटिश अधिग्रहित। ब्रिटिश अधिग्रहित यानी कि ऐसा एरिया जिस पर सीधा तौर पर किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था। सीधा तौर पर एकदम, कोई बीच में राजा नवाब कोई कुछ नहीं, सीधा तौर पर वहां पर ब्रिटिश का कोई गवर्नर जनरल रहेगा, वहां पे जाके बैठेगा, वो पूरा वहां का शासन प्रशासन को चलाएगा। ऐसे 11 प्रांत थे जिसमें क्या था? पूरा ब्रिटिश का शासन था, डायरेक्ट वहां पे रूल चलता था। ठीक, अब देखो दूसरा आता है, एक था देसी रियासत, देसी रियासतें, और तीसरा था मतलब जो और हम बताए ना औपनिवेशिक काल में और भी लोग थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया। तो इन लोग, डच तो उस समय तक लगभग नहीं ही थे। फ्रांस और पुर्तगाल, उन लोगों का भी तो कुछ क्षेत्र स्थापित था। जैसे फ्रांस पुडुचेरी को स्थापित किया, पुडुचेरी पर कब्जा किए हुए था। उसके बाद कौन था? एक पुर्तगाल गोवा पर कब्जा किए हुआ था। वो तो हम लोग को स्वतंत्रता तक नहीं मिला था, वो तो 1961 में जाकर के मिला। तो मतलब 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन गोवा का भी आजादी नहीं मिला। गोवा का भी आजादी नहीं था, क्योंकि 1947 में उनको आजादी किससे मिला था? ब्रिटिशर्स से। लेकिन ये जो फ्रांस और पुर्तगाल के थे, इनसे अभी हम लोग को आजादी नहीं मिला था। आजादी क्या है? बहुत छोटे क्षेत्र पर थे। मतलब कि फ्रांस सिर्फ हमको लग रहा है सिर्फ पुडुचेरी पर था, और पुर्तगाली सिर्फ गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, यही सब छोटा मोटा जो एरिया है उधर था बस। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे ब्रिटिशर्स का देख रहे हैं। ब्रिटिशर्स में क्या था कि 11 प्रांत थे उस समय, इनके अधीन पूरे अंतर्गत पूरा एकदम डायरेक्टली यहाँ पे इनका रूल शासन था। देशी रियासतों का क्या था कि यहाँ भी ब्रिटिश जो थे उनकी सर्वोच्चता थी। सर्वोच्चता मतलब अधिक मात्रा, सर्वोच्चता मतलब कि सर्वोच्च होते थे। मान के चलो कोई एक देशी रियासत, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हैदराबाद, बोल दिए हैदराबाद। तो हैदराबाद का जितना भी मेन काम क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का मेन काम क्या है? किसी भी क्षेत्र को अगर तुमको अपने अधीन करना है तो उसका मेन काम क्या है? पहला, उसका विदेश नीति अपने हाथ में ले लो। विदेश नीति मतलब कि उसके आसपास से, उसके अगल बगल के देशों से उसका क्या मतलब संपर्क है, क्या क्या संधियां हो रही है, वो सब उनके हाथ में रहे। दूसरा, जो रेलवे संचार व्यवस्था है उसको अपने हाथ में ले लो।
ठीक, जो रेलवे संचार व्यवस्था है उसको क्या कर लो, अपने हाथ में ले लो। तो जब रेलवे संचार व्यवस्था अपने हाथ में रहेगी तो कितना पूंजी आएगा, आएगा पूंजी। तीसरा है सैन्य कार्यवाही, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति मतलब वहाँ का वहाँ की जो सेना की जो है, तो सेना का चलाव डलाव सब अपने हाथ में ले लो। अब देखो मान के चलो कोई हैदराबाद का कोई राजा है, ठीक, हैदराबाद का कोई राजा है, उसका सैन्य शक्ति उसके हाथ में खुद का नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे सर्वोच्चता किसकी है, ब्रिटिशर्स की। तो जो सैन्य शक्ति होती थी, देशी रियासतों की जो सैन्य शक्ति होती थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होती थी, विदेशी शक्ति ब्रिटिशर्स के हाथ में होती थी, रेलवे संचार भी ब्रिटिशर्स के हाथ में होती थी। यहाँ पे सिर्फ होता क्या था कि मीडिएटर के रूप में सिर्फ एक राजा या नवाब हुआ करते थे चलाने के लिए। हाँ, मीडिएटर के रूप में यहाँ पे क्या हुआ करते थे, राजा या नवाब। जैसे कि हैदराबाद में कौन हुआ करते थे, निजाम हुआ करते थे, वहाँ के शासन प्रशासन को चलाने के लिए। लेकिन हैदराबाद का जितना भी सैन्य कार्यवाही, विदेश नीति, उसके बाद रेलवे संचार बताया, उन सब पर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का। मतलब कि यहाँ सर्वोच्चता किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। और फ्रांस अच्छा, जो राजा नवाब था मतलब जो भी कार्य करता था ब्रिटिश के कहने पर करता होगा। ब्रिटिशर्स के कहने पर ही करेगा। ब्रिटिशर्स के कहने पर क्या, ब्रिटिशर्स खुद ये सब कार्य को किया करते थे, क्योंकि उनका एक कारण क्या था। देखो अब देखो, अगर सैन्य कार्यवाही देशी रियासतों के हाथ में रहेगी तो ये लोग कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सैन्य कार्यवाही ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी तो अगर ये तड़फड़ाना भी चाहेगा कि हम उसके विरुद्ध विरोध करें, तो सैन्य कार्यवाही तो इसके हाथ में है, विरोध कहाँ से होगा, सैन्य कार्यवाही तो इसके हाथ में है, सारा कुछ तो ये लेके रखा हुआ है, तो इसका कुछ चलेगा नहीं चलेगा। बस वो नाम का नवाब है, बस वहाँ पे बैठा हुआ है, नाम का नवाब। ये सब अंग्रेज का टट्टू होते थे, जितना देशी रियासतों का जितना नवाब था सब अंग्रेज का टट्टू होता था। अब देखो इसके कारण हुआ क्या ना, ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे जितना भी मेन काम है वो क्या किया, अपने हाथ में ले लिए। तो मेन काम जो अपने हाथ में जब ले लिए तो यहाँ के जो नवाब हुआ करते थे, जो यही नवाब पहले भी थे और अभी भी यही नवाब है, जो पहले थे वही अभी भी हैं। लेकिन पहले जिस प्रकार के नवाब थे उनको स्वयं ये सब कार्य करना रहता था, वो ज्यादा बिजी रहते थे और ज्यादा इसके प्रति जुझारू रहते थे। लेकिन जब से ये सब कार्य कौन करने लगा, देशी रियासतों के इन सभी कार्यों को ब्रिटिशर्स करने लगे, ये जो हैदराबाद या फिर जितने भी अन्य रियासतों के जो नवाब हो गए वो क्या हो गए, पूरे एकदम विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगे। मतलब कि पूरा एकदम राजपाट जैसा, कि मतलब किसी के पास, किसी को बहुत सारा गाड़ी रखने का शौक है, पूरा एकदम भर के गाड़ी रखा है, कोई भर के हाथी रखा है, अपना जितना अपना मतलब जो विलासितापूर्ण जीवन बिताना ना उसको बिता लो, जितना कर सकता है मतलब उतना अपना कर लो उसमें ना। मतलब जो ये सब जैसे कि ये सब कार्य करना जब उनको हिले नहीं है तो सब क्या करेगा, जो क्या करेगा तो पूरा अपना क्या करने लगा, प्रजा को ध्यान में न रखते हुए अपना जितना भी कार्य करना था सारा कुछ स्टार्ट कर दिया करना। ठीक, तो इसके कारण था तब। हाँ, तो इसके कारण क्या हुआ, जो देशी रियासतों के जो शासक थे वो क्या होते गए, मतलब कि विलासी जीवन बिताने लगे। निरंकुश नहीं बोल सकते, निरंकुश का मतलब जिसका अंकुश न हो, नाखुश बोल सकते हैं ना, जैसे कि मतलब बोल दो ना कि विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगे, मतलब कि आलसपन जैसे होता है, मतलब जो पूरे राज्य में अराजकता जैसी फैल गई। मतलब जो राजा और नवाब था वो लोग, हाँ, राजा नवाब लोगों में कोई काम धाम नहीं था, सिर्फ अपना विलासितापूर्ण जीवन बिताना, तो पूरा एकदम अराजकता जैसी फैल गई। तो अब देखो हम लोग को ब्रिटिशर से आजादी मिलने वाली थी, ये लगभग पक्का हो चुका था, अप्रैल मई जून के लगभग में ही पक्का हो चुका था, अप्रैल के लगभग में ही पक्का हो चुका था जब अधिनियम आया था माउंटबेटन में। तो जब हम लोग को ब्रिटिशर से आजादी मिलती तो हम लोग को कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं, ये तो मिलते नहीं, क्योंकि ये फ्रांस और पुर्तगाल से दिख रही, वो तो मिलते नहीं। ब्रिटिशर्स के अधीन जितने भी 11 प्रांत थे कंफर्म हम लोग में आते हैं। देशी रियासतों के अधीन जो थे ये भी हम लोग में आने चाहिए, क्योंकि इन पर सर्वोच्चता किसकी है, ब्रिटिशर्स की है। लेकिन मीडिएटर के रूप में कौन है, राजा या नवाब है, तो ये भी तो हम लोग के हाथ में आने चाहिए। लेकिन इसी में आया पूरा समस्या, ये कैसे वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट थोड़ा सा जाते हैं। देखो अब पढ़ना है देशी रियासत, तो मतलब रियासत मतलब जो वहाँ पे अभी बताया, जो मतलब ऐसे ऐसे जगह हुआ करते थे जिन पर सर्वोच्चता ब्रिटिशर्स की थी, बट वहाँ पे मीडिएटर के रूप में राजा या नवाब वहाँ पे शासन प्रशासन चलाया करते थे। उसे देशी रियासत कहते हैं। देशी मतलब जो अपने देश की है, और रियासत मतलब वहाँ के जो प्रांत हुआ करते थे।
ठीक है। मीडिएटर मीडिएटर मतलब मध्यमा के रूप में कार्य करेगा, जैसे कि राजा हो गया, हमको भी। जैसे कि राजा हो गया और वहाँ का शासन प्रशासन हो गया, तो उसको जो चलाता था वो मतलब मेनली किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में, लेकिन उसका बीच में कोई कार्य करने वाला कौन था, मीडिएटर। राजा या नवाब हुआ करते थे, उन्हें हम लोग मध्यमा बोल सकते हैं, फिर मीडिएटर। जिसे नहीं होता है एक मालिक होता है और नौकर के टाइप में काम हमको करता भी है। एक ठो क्वेश्चन, जो देसी रियासत, हाँ बोलिए। जो मतलब आजादी का पहले भारत को कितना 562 टुकड़ा में बांटा था ना, तो मतलब वो क्या रियासत में बांटा था? वो सभी रियासतें थी भारत की, और छोटी बड़ी मोटी, तो उसमें भी राजा क्या लोग चीज का आधार पर बांटा था उतना भाग में? अभी पढ़े हैं, है इसमें। काहे भाग रहे हैं, रुकिए लास्ट में एकदम पूछिएगा, जितना डाउट होगा सब लास्ट में। देसी रियासतों का विलय, नेक्स्ट इसमें देखो, अब हम लोग बोले देसी रियासतों का विलय, तो देसी रियासतें तो सीधा ब्रिटिश के अधिग्रहित थी ना, तो फिर वो तो हमारे अंदर आ जानी चाहिए एकदम डायरेक्टली, लेकिन आई काहे नहीं, इसका समस्या कैसे निकल करके आया, समस्या क्या था कि देसी रियासतों का विलय कराना पड़ा, जबकि ये हमारे पास मतलब प्रत्यक्ष रूप से आ जानी चाहिए। आप लोग खुद सोचिए, ब्रिटिशों के अंतर्गत ये थी, तो ब्रिटिश तो हम लोग को आजादी देकर चलेगा, तो ये क्षेत्र भी तो हमारे अंतर्गत आ जाना चाहिए ना, लेकिन आए नहीं। तो इसका प्रॉब्लम्स क्या था कि ये लोग नहीं आ पाए। प्रॉब्लम्स था 3, विलय मतलब होता है विलय मतलब मिलाना। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, और 1947 में ही आया था स्वतंत्रता 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना, और 1947 में शायद जुलाई में आया था, 18 जुलाई को शायद, 18 जुलाई को क्या आया था, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए इनमें कहा क्या गया, इनमें ये कहा गया, मतलब इनमें भारत की आजादी की बात कह दी गई कि हाँ भारत को आजादी मिल जाएगी, और भारत की आजादी के लिए डेट घोषित कर दिया गया 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी के लिए डेट घोषित कर दिया गया। ठीक, भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 का डेट घोषित कर दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। तो अब इसमें और कुछ कहा गया, क्या कहा गया कि जो भारत प्रांत है, उस भारत प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जो उस समय का पूरा होल भारत हुआ करता था, उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, जिसका पहला टुकड़ा होगा पाकिस्तान, पहले लिखाएगा नहीं लिखाएगा, भारत, और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, सही बात है। तो पहला क्या था इसमें, भारत, और दूसरा पाकिस्तान। मतलब कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि भारत जो पूरा अखंड भारत था, उसका 2 भागों में बंटवारा किया जाएगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। किया भी गया, किस आधार पर किया गया, सांप्रदायिकता के आधार पर, मतलब कि भारत में हिंदू की बहुसंख्यता थी, तो उसके कारण ये भारत में हिंदू लोग मतलब अधिकतर थे, और पाकिस्तान में क्या थे, मुस्लिम की बहुसंख्यता थी, तो उसमें पाकिस्तान लोग को शामिल किया गया। ये तो एक चीज हो गया, इससे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उस समय उतना प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा आया वहाँ के रहने वाले लोगों मतलब किस उसके आधार पर किया गया, हाँ मतलब वहाँ के धर्म का है कैसा, मतलब कि मुस्लिम है कि हिंदू है, धर्म के आधार पर किस क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक है, किस क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक है, मतलब कि जो जहाँ पे भी पाकिस्तान का क्षेत्र उधर मुस्लिम बहुसंख्यक था, और इधर जो बांग्लादेश का क्षेत्र है ना, उधर भी क्या था, मुस्लिम बहुसंख्यक, वो सब भी हम ही लोग से निकल के बना है। बांग्लादेश अभी भी राजस्थान पंजाब में है ना मुस्लिम का संख्या, मुस्लिम की संख्या थोड़ा ज्यादा है राजस्थान पंजाब में, राजस्थान में नहीं, पंजाब, पंजाब में, केरल में भी है। केरल में होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा हिंदू हम ही लोग में है ना, नहीं ठीक है। अच्छा तो उससे ज्यादा हम लोग में है मुस्लिम। जो ये भारत का जो गणना होता है 140 करोड़ मतलब होगा, तो का मतलब मुस्लिम हिंदू दोनों मिलाकर, हाँ, भारत धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष, धर्म को कुछ नहीं, यहाँ पे धर्म को कुछ नहीं माना जाता है। धर्म मतलब क्या, सभी इक्वलिटी है यहाँ पर, कोई धर्म विवाद नहीं है, पूरा इक्वलिटी है यहाँ पर। नाम खातिर का है, पूरा इक्वलिटी है, समान है। हाँ भले दंगा फसाद हो जाता है, उसका बात ही अलग है। भारत पाकिस्तान, इसके अंतर्गत 2 बात किया गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, 2 भाग में किया जाएगा। दूसरा बात क्या कहा गया ना, कि जो देसी रियासतें थी, यहीं पे आकर के लोग फंसा दिया, और यही लोग करना चाहता था, जाते जाते पूरा भारत को खंडित करके चला गया। इसी कारण जाते जाते ये लोग क्या किया, पूरा भारत को खंडित करके चला गया। बोल दिया कि जो देसी रियासतें हैं
वे जो देसी रियासतें थी उनके ऊपर से ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी, जो पैरामाउंसी थी ब्रिटिश की, वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब कि अब ये देसी रियासतों के ऊपर जो ब्रिटिशर्स की जो काबू हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इनके पास ये मतलब इनका खुद का ये विचार है कि इनके पास अब 3 ऑप्शन होंगे, या तो 2 प्रांत बने हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान, 2 प्रांत बने हैं, या तो इन 2 प्रांतों में से किसी एक में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और तीसरा प्रांत क्या है कि ये क्या हो जाए, स्वतंत्र रहे। क्या रहे, ये स्वतंत्र रहे। तो अब देखो ये लोग क्या चाहेंगे, ये लोग क्या चाहेंगे, भारत वाला स्वतंत्र रहना चाहेंगे, हाँ। क्योंकि ब्रिटिशर्स के जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उस समय ये लोग पूरे स्वतंत्र थे, अपना माया दम गाजा हुक्का जोन जोन करना था, सब कर रहे थे। तो अगर ये किसी भी राज्य के अंतर्गत मिलेंगे, मान के चलो भारत के अंतर्गत मिला या फिर पाकिस्तान के अंतर्गत मिला, तो इस देश की जितनी भी शासन प्रशासन होगा, जितना भी यहाँ का संविधान होगा, यहाँ का संविधान होगा, ये सब इनको मानना पड़ेगा, ये सब इनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो इनका खुद का शासन होगा, राज्य प्रजा को अपना जैसे चलाना चाहे वैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये लोग अधिकतर जो देशी रियासतें थी स्वतंत्र होने का पक्ष बना रही थी, लेकिन भारत की तरफ से कुछ प्रयास किया गया, पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रयास किया गया, जिसके कारण लगभग सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया। अधिकतर उसमें से देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया और कुछ देशी रियासतें पाकिस्तान में मिलाई गई। तो अब देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ, देशी रियासतों का विलय करना जरूरी क्यों था, ये बताइए। तो क्या होता अगर देशी रियासतों का विलय नहीं करते, छोटा क्षेत्र है, ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है छोटा क्षेत्र में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देशी रियासतों का विलय क्यों करना था, हम बताए मिलाना क्यों था, मतलब एकता समझ गए काहे लिए, अगर क्या जरूरी है, कल को यदि भविष्य में अगर छोटा छोटा रियासत है, सब अलग अलग देश बन जाएगा, ठीक है। अगर भविष्य में कभी कोई हमला करे, यदि इसको मारेगा, अगर वो थोड़ा सा बड़ा रहे, बड़ा क्षेत्र, तो इससे छोटा सबसे बड़ा रहेगा, सब तो छोटा छोटा हो जाएगा ना, सब पे वो कब्जा करके मतलब पूरा भारत फिर से कब्जा कर लेगा। लेकिन यदि सब मिला रहेगा, पूरा भारत बड़ा रहेगा, तब करेगा, यहाँ पे करेगा तो पूरा भारत उसको खत्म कर देगा, तो इसे नहीं हो पाएगा। छोटा छोटा रहेगा तो कोई भी मार के चल जाएगा। लगभग ठीक है, ये नहीं बोले, वो बोल रहे हैं। तो क्या था, देखिए ये भारत था, मान के चलिए यहाँ पे एक देशी रियासत है, हैदराबाद है ये, ठीक है, यहाँ पे एक देशी रियासत है, यहाँ पे एक देशी रियासत है, यहाँ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात देशी रियासत है, यहाँ पे एक देशी रियासत है और यहाँ पे एक देशी रियासत है, ठीक। ये मान के चलिए क्या है, देशी रियासत मतलब क्या, देश की जो रियासत है यही सब तो है। अब क्या हो रहा है कि देशी रियासतों का मान के चलिए कि अगर ये देशी रियासतें स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेती हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ये भी बोल देते हम स्वतंत्र रहेंगे, ये भी बोल दिए हम स्वतंत्र रहेंगे, अगर ये लोग स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये टोटल एरिया किसका है, भारत सरकार के अंतर्गत एरिया ये सब। तो ये तो अलग हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर का ये अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का ये अलग हो जाए, इधर ये अलग हो जाए कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर देश के बीच में कोई देश रहे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। मान के चलिए इसको यहाँ से इधर जाना है, कर दे, टैक्स दे भाई, हम लोग को यहाँ से इस पार जाना, टैक्स दे भाई। तो इससे क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा, प्लस सामाजिक नुकसान, प्लस क्या बोल सकते हैं ना कि युद्ध में भी प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। देश के बीच में देश होना सीधा बोल सकते हैं कि सही नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए अब वही है वो कौन सा है, कोई भी हो यहाँ पे, भोपाल जूनागढ़ तो ठीक तो वो तो हाँ ठीक था, लेकिन फिर भी मिलाना था अपने में ना, कैसे भी करके मिलाना था, विस्तार बढ़ाओ। फिर यहाँ से ये भी ठीक नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे पाकिस्तान का क्षेत्र शुरू होता है। तो अब ये अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो इसका दूर दूर तक कोई पाकिस्तान से बाउंड्री मैच टच ही नहीं कर रहा है, जो बाउंड्री मैच कर रहा है वो भारत से कर रहा है, इधर कोई देश हिले नहीं है। तो अब ये यहाँ से पाकिस्तान आएगा, यहाँ से पाकिस्तान जाएगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको भारत में मिलाना था। लेकिन मेनली मिलाने का प्रयास किया गया था हैदराबाद को ज्यादा से ज्यादा, जम्मू कश्मीर को वैसे भी सरदार पटेल मिलाना नहीं चाहते थे, मतलब अधिकतर छोड़ना ही चाहते थे, क्योंकि ये ऊपर में था, पहला कि कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला था, और दूसरा क्या कि इसमें मुस्लिम बहुसंख्यता थी, इसलिए ये लोग ये सोचे थे कि मतलब ये पाकिस्तान में ही जाए तो ठीक है। अब उसके कारण अब लेकिन मेन था ये हैदराबाद का, हैदराबाद को मिलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हैदराबाद पूरे देश के बीचों बीच पड़ रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता। तो अब रियासतों का विलय कैसे कर दिया गया,
रियासतों के विलय करने में जो भूमिका है वो मेनली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विभाग का गठन किया गया था, रियासती विभाग। रियासती विभाग का गठन किया गया कब? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। SBP सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा जो था VP मेनन का नाम सुने होंगे। VP मेनन कौन थे? VP मेनन जो उस समय गवर्नर जनरल था ना, उसी का मतलब संवैधानिक सलाहकार थे। VP मेनन हो गया। उसके बाद तीसरा, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन फिर भी ये प्रयास किए थे भारत में अधिकतर देशी रियासतों को मिलाने का, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका योजना भी हम लोग पढ़े जी, जो जिसमें बोला गया था कि मतलब देशी रियासतों को मतलब कि 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वही वाला लॉर्ड बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसमें एक और थे जो थे पटियाला के राजा। पटियाला किस राज्य में? पटियाला, पटियाला हमको लगा पंजाब वगैरह में होगा, पंजाब की तरफ में ही होगा। हाँ, पटना में, पंजाब में होगा शायद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और पटियाला के राजा, इन चारों के सहयोग से ही क्या किया गया? भारत में देशी रियासतों का विलय किया गया। ठीक, पटियाला के राजा क्या था ना, एक चांसलर था, मतलब कि नरेंद्र मंडल था। एक पूछ लेगा क्वेश्चन MCQ में, नरेंद्र मंडल, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश वाला नाम ही पूछता है चांसलर। और चांसलर मतलब कुछ था, नरेंद्र मतलब कि कोई मतलब समूह था उसका, उसके ये चांसलर थे। नरेंद्र मंडल एक समिति था उस समय का, जिसमें देशी रियासतों की समस्याओं का मतलब इसमें समाधान, सारे देशी रियासतें एक साथ आते थे यहाँ पर और अपना समस्या यहाँ पे पेश करते थे। उसके जो हेड थे वो पटियाला के राजा थे, ठीक है ना, नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल, इसका इंग्लिश में नाम है, कुछ इंग्लिश वाला नाम आता है, ये वाला नहीं आता है। देशी रियासतों का विलय, ठीक, तो इसमें इनका भूमिका था। तो ये विलय किया गया, कैसे गया? पत्र बनाया गया, 2 पत्र, एक विलय पत्र और दूसरा स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इसको स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, ठीक है। तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या था? पत्र मतलब क्यों बनाया गया? मतलब इस पर हस्ताक्षर कराने के लिए, जो हस्ताक्षर किया वो अपने में आ गया। तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की तरह क्या था ना कि मतलब थोड़ा सा ललचाया जाता था। जैसे कि कैसे हम लोग क्या गए, बाजार में गए, अब बोला केला खरीदने गए, अब केला दूरे वाला दूरे से चिल्ला रहा, केला वाला 10 रुपए दर्जन, 10 रुपए दर्जन। बोलो, ठीक है, बोलो ना। बोलो, शांति से रहो ना रे, काहे बोलो। बाजार गए, अब बाजार गए केला खरीदे, तो कैसे वो लोग बोलते हैं 10 रुपए दर्जन, 10 रुपए दर्जन, 10 रुपए दर्जन। अब पास जाके क्या पता चला कि 10 रुपए दर्जन तो है, लेकिन जो पूरा एकदम सड़ा गला केला वो 10 रुपए दर्जन, बगल में रख लिया पूरा एकदम टटका केला जो कि 40 रुपए दर्जन। तो मतलब कि लुभाने के लिए, मतलब लुभाने के लिए क्या किया, पहले पास बुलाया, वही था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के अंतर्गत भी सरदार पटेल वैसे ही करते थे कि मतलब पहले मतलब उनको थोड़ा मोड़ा लालच दिया करते थे कि हाँ आप अगर हमारे में मिल जाते हैं तो आप लोग को सिर्फ यही चीज तो हमको देना पड़ेगा, बाद बाकी सब कुछ तो आपके अंतर्गत ही रहेगा, आप पूरा मतलब यहाँ के शासन प्रशासन आप ही चलाइएगा, सब कुछ ये वो सब कुछ मतलब इसके अंतर्गत जाया जाता था। उसके बाद जो मान जाता था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए, अपने में मिल गया। लेकिन अगर जो नहीं मानता था उसको धमकाते भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे ही थे। पुरस्कार छड़ी नीति, इसी नीति द्वारा पूरे देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया। पुरस्कार छड़ी मतलब पहले पुरस्कार, मतलब कि पहले बहुत प्रेम भाव से उनके साथ मिलना, उठना, बैठना, खाना पीना, वॉकिंग पे जाना, जोन तोन करते थे। यानी कि पुरस्कार, यानी कि अच्छे तरीके से समझा। अगर नहीं माना तो छड़ी नीति, यानी कि पूरा धमकाया देते कि अगर आप नहीं करते हैं तो बाद में आप हमारे ही पास आइएगा और हम आपको मिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप कितने अच्छे शासक हैं। आपसे प्रजा कितनी खुश रहती है आपको खुद ही पता है कि आपसे प्रजा कितनी खुश रहती है और आप कितना मतलब ऐशोआवास करते हैं, वो प्रजा को भी पता है और आपको भी पता है। और आपसे प्रजा कितनी खुश है वो भी आपको पता है। और प्रजा आपके विरुद्ध कब विद्रोह कर देगी ये आप नहीं जानते। सिर्फ आपको यही नहीं पता कि प्रजा आपके विरुद्ध कब विद्रोह करेगी, लेकिन जल्द ही कर देगी। अगर देशी रियासतों में अन्य देशी रियासतें भारत में मिल रही है, अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो अन्य जो प्रजा है वो क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। तो वो विद्रोह से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मिल जाइए, नहीं तो बाद में लोग आपसे नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो बहुत ज्यादा शर्तें रखेंगे जिसके कारण आपसे मिलेंगे। ठीक, तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के तहत क्या बताया गया था, मतलब कि सिर्फ ये बोला गया ना
कि आप जिस प्रकार ब्रिटिश के अधीन थे, जैसे कि ब्रिटिश में क्या था, आपका जो विदेशी कार्य था, विदेशी कार्य कौन करता था, विदेशी कार्य ब्रिटिश करते थे, वो हम करेंगे। रेल वाला हो गया, और एक क्या था, सैन्य वाला। तो बोला कि आप जैसे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के मतलब अधीन थे, ये तीनों कार्य ब्रिटिशों के हाथ में थे, आप भी क्या करिए, सिर्फ ये 3 कार्य हमारे हाथ में दिए, और आपकी जैसी स्थिति यानी कि यथा स्थिति आपकी बनी रहेगी, मतलब कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आपके ऊपर जो सर्वोच्चता ब्रिटिश की थी वो भारत सरकार की आ जाएगी, बस ये बोला गया, ठीक। और उसके बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लो तो वो क्या हो जाएगा, अपने अंदर अधीन हो जाएगा। अब जब हस्ताक्षर जब अपने अंदर अधीन कर रहे तो कौन देखने जाएगा कि तुम कहाँ है, पूरा शासन प्रशासन भारत का लागू होगा। तब फिर तो वो लोग तो ऐसा ही नहीं, फिर तो वो लोग मतलब मस्ती का गंजा करेगा। अरे कैसे करेगा, जब विलय पत्र निकाल के भारत में उसको कर लिया, वो तो खाली लुभाने के लिए था ना, कहा बोले 10 रुपया केला, 40 रुपया केला, बाद में उसको धोखा देगा, 10 रुपया केला, बड़ी हरामी है। अब आते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अधिकतर देशी रियासतों को भारत में मिला लिया गया, मतलब कि लगभग स्वतंत्रता तक, मतलब 2 महीना का ही टाइम था लगभग उस समय मिलाने के लिए, 1-1.5 महीना। तो 15 अगस्त 1947 तक, 1947 तक लगभग 136 टोटल 562 थे, ठीक है ना, 562 लगभग थी। तो उस समय तक लगभग 136 देशी रियासतों को भारत में मिलाया जा चुका था, ठीक। सरदार पटेल द्वारा और उनके साथ जो साथी थे, उनके प्रयासों से 136 देशी रियासतों को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया, मतलब 562 को देशी रियासत थे, छोटा बड़ा लेकर के मिला लिया गया। तो 136 को भारत में मिला लिया गया उस समय तक। और उसके बाद क्या हुआ कि अब ये क्या किया ना, पूरे भारत का एकीकरण करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उसीलिए इनका तुलना जो किया जाता है बिस्मार्क से किया जाता है। बिस्मार्क कौन थे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। जर्मनी एक देश है, वहां का भी एकीकरण करना था, उसमें बिस्मार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। इन्होंने भी मतलब अपने प्रयासों से क्या किया था, मतलब जर्मनी का एकीकरण किया था, तो उसीलिए, और सरदार पटेल ने कहा था एकीकरण किया भारत का, तो उसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बिस्मार्क से क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, ठीक है, कि हाँ सरदार वल्लभ पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, या फिर भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसीलिए लौह पुरुष कहा जाता है। नहीं, लौह पुरुष कहा जाता है मतलब कि उनका जो मतलब कोई भी कार्य करने का जो तरीका था ना, वो तरीका मतलब क्या बताए, पुरस्कार छड़ी, यानी कि नरम भी था और गरम भी था, यानी कि लोहे की तरह गरम भी था, तो उसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया ये हुआ। अब प्रयासों से तो बहुत सारे देशी रियासतों को भारत में मिला दिया गया, लेकिन कुछ देशी रियासतें थी जो भारत में मिलने से उनको प्रॉब्लम था, मतलब वो मिलना नहीं चाहती थी। वो मेनली रियासतें थी कश्मीर और हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़, यानी 3 थी जो मतलब देशी रियासतों के विलय में उनको परेशानियां हो रही ये थी। भारत में नहीं मिलना चाहते थे, सीधा बात। यहाँ के जो जूनागढ़ के हम बताते हैं, आप सिर्फ बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा, कुछ लिखेंगे। जूनागढ़ में क्या था ना, जूनागढ़ के शासक थे मुस्लिम, जूनागढ़ के शासक थे मुस्लिम। यहाँ के शायद इनका नाम था मोहम्मद महावत खान, यहाँ के जो शासक थे मोहम्मद महावत खान। अब क्या हुआ, ये क्या चाहते थे कि हम कहाँ मिले, हम जाकर के मिले पाकिस्तान में, हम जाकर के मिले पाकिस्तान में। ये जो इंडिया था, इग्नोर इट, ठीक है, ये जो इंडिया था यहाँ पे था जूनागढ़, और इधर यहाँ से स्टार्ट होता था ये पाकिस्तान के इलाका। अगर ये यहाँ से यहाँ मिलता तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं होगा? होगा। और प्रॉब्लम होता भी, तो इसको मिलाने का प्रयास किया गया भारत में, इसको भारत में मिलाने का प्रयास किया गया। तो इसको भारत में मिलाने का जब प्रयास किया गया तो उस समय किया गया, देखो यहाँ के जो शासक थे मोहम्मद महावत खान, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, मतलब उनका ये मत था कि हम कहाँ मिले, पाकिस्तान में मिले, क्योंकि वो मुस्लिम शासक थे और वो पाकिस्तान में मिलते तो वहाँ पे उनको ज्यादा मतलब मतलब ज्यादा सम्मान मिलता, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो इसीलिए वो वहाँ पे मिलना चाहते थे। लेकिन यहाँ की जो जनता थी, वो जनता भारत में मिलना चाहती थी,
यहाँ की जो जनता थी वो जनता चाहती थी कि हम भारत में मिलें। मतलब नवाब मिलना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन जनता भारत में रहना चाहती थी। लेकिन तो जूनागढ़ में तो जो जनता थी वो भी तो मुसलमान ही होगा ना? नहीं, अधिकतर जनता यहाँ पे हिंदू थे। वही तो कारण था ना कि जनता भारत में मिलना चाहती थी। हिंदू मतलब यहाँ पे हिंदू थे, इसलिए वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो अब यहाँ पे जूनागढ़ हुआ। अब जूनागढ़ में क्या हुआ कि मतलब कि यहाँ पे कुछ मतलब जब ये शासक जो था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट अभी पढ़ा है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट मतलब कि थोड़ा मोड़ा मतलब कि हाँ सहानुभूति देना कि हाँ आप में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आया अगर दुकान पे कुछ खरीदने तो क्या होगा, मतलब वहाँ पे उसको थोड़ा सा सहानुभूति मिलेगा ना दुकानदार को, हाँ खरीदेगा। तो उसी तरह ये भी स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर, किसके स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर, पाकिस्तान के स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर ये क्या कर चुका था, साइन कर चुका था। मतलब इससे क्या कि पाकिस्तान मतलब इतना तो कंफर्म था कि भारत में मिलने वाला है और पाकिस्तान में मिलने वाला है। तो यहाँ की जनता को जब ये पता चला तो जनता ने इसके खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर लिया। तो अब ये विद्रोह के मारे ये क्या हो गया, यहाँ से भाग गया पाकिस्तान। हाँ, पूरा यहाँ से मतलब अपना मौगी लेके भागा, समझ गए। अपने परिवार में सबको लेकर क्या हो गया, भाग गया, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा लोग। हाँ ठीक है। इसका शायद यहाँ इसको कुत्ता पालने का बहुत शौक था। कुत्ता के लिए पूरा एकदम कुत्ता का ब्याह करवाता था। कुत्ता का मतलब मर जाता तो उसके ऊपर इतना खर्चा करता था कि मतलब बाप रे बाप बोलो मत। बर्थडे उड्डे जितना होता है ना आजकल मानव में, जितना मानव में होता उतना ज्यादा कुत्ता में करता था। उट्ठू बनाया था, क्या बनाया था, क्या बोले थे, अरे कब्र बनाया गया था। कब्र भी बनाया था जूनागढ़ की तरफ। मोहम्मद महावत खान, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये तो भाग गया। अब यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा क्या हो गई, अराजकता फैल गई। तो अभी अराजकता के कारण जो मतलब भारत सरकार ने यहाँ पे सेना भेजी। अराजकता मतलब वहाँ के शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गया। वहाँ पे भारत सरकार ने क्या भेजी, सेना वगैरह भेजी। तो अब ये तो भारत सरकार इसको कब्जा कर नहीं सकती थी, क्योंकि ना ही इसके स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन था, ना ही विलय पत्र पे साइन था। तो इसके दिन तो था नहीं था ना। तो अब यहाँ पे क्या किया गया ना, यहाँ पे मतलब यहाँ की जो अधिकतर जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी। और लेकिन पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना दावा कर रहा था कि नहीं, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे हमारा साइन हुआ है तो जूनागढ़ कहाँ है, हमारा है। तो सिर्फ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन होने से तो होता नहीं है। तो क्या किया गया, यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। वोट यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि वोटिंग कराया गया। यहाँ के लोगों से वोटिंग कराया गया कि आप लोग कहाँ मिलना चाहते हैं वो बताइए। तो उस हिसाब से किया गया। पहला बार हुआ था वोटिंग, पहला बार हुआ था भारत में ना, पहला बार 1952 में हुआ था। ये तो ऐसे ही मतलब जनमत संग्रह कराया गया। तो जनमत संग्रह में क्या किया गया कि ये जनमत संग्रह कराया गया। और इसमें मतलब लोगों का जब जनमत संग्रह हो गया तो उसके बाद ये पता चला जो अधिकतर जो वोट था वो भारत के पक्ष में है। अधिकतर जो वोट था वो किसके पक्ष में है, भारत। और पाकिस्तान के पक्ष में बहुत कम वोट है, बहुत ज्यादा कम। मान के चलो 100 वोट्स हैं तो उसमें से 95 भारत में गए और 4-5 पाकिस्तान में गए। तो उससे अच्छा 4-5 तो होने वाला है नहीं। तो अब इसको क्या किया गया, उसके अंतर्गत भारत में ही मिला लिया गया। तो अगर राजा तो चाहेगा पाकिस्तान में रहने के लिए तो तो भाग गया। साइन एग्रीमेंट पर तो साइन नहीं ना करेगा। तो राजा ना चाहता था कि सिस्टर, तो वो विलय पत्र पर साइन थोड़ी किया था। एक था बताया था ना विलय पत्र। विलय पत्र मतलब कि विलय पत्र पर अगर साइन हो गया मतलब कि उसके दिन हो गया। लेकिन स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या था, मतलब कि एक दिलासा देना कि हाँ हम आप में मिलने वाले हैं, पूरा कंफर्म नहीं है ये। तो अब विलय पत्र जरूरी थोड़ी है कि अगर सारा ग्राहक दुकान पे आ रहा है तो वो खरीदवे करेगा, नहीं ना खरीदेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो उसी तरह था। तो ये तो सिर्फ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में साइन किया था। और ये मिलना भी चाहता था, लेकिन जनता विद्रोह कर दी, उसके कारण ये मतलब मिल नहीं पाया। यहाँ पे सेना करवाई के बाद फिर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह से भारत में इसको मिला लिया गया। जनमत संग्रह वहाँ की जनता के द्वारा कराया गया। और कौन, जनता ही ना वोट दे दी, और कौन वोट देगा, जनता ही के द्वारा किया गया। जनता ही वोट पूछ रहे हैं, मेन भारत सरकार के द्वारा। और वहाँ पे जनता ने वहाँ पे वोटिंग किया, तो वहाँ पे भारत जीता। तो भारत के पक्ष में ज्यादा वोट आया तो भारत में इसको मिला लिया। क्वेश्चन पूछेगा जूनागढ़ का विलय, अगर 1-2 नंबर में पूछा जूनागढ़ का विलय किस प्रकार किया गया, सीधा लिखेंगे जूनागढ़ का विलय जो जनमत संग्रह द्वारा किया गया। और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह। अब इसका तो विलय हो गया, जूनागढ़ का तो विलय हो गया। स्टार्ट। तो देखो जूनागढ़ का विलय तो हो गया, यानी कि एगो समस्या खत्म हो गया। जो एगो समस्या था वो एगो समस्या क्या हो गया, भारत में आकर के मिल गया। अब दूसरा समस्या था मोहम्मद। दूसरा समस्या था हैदराबाद।
मोहम्मद महाबली खान। हैदराबाद। दूसरा समस्या किसका था? हैदराबाद। दूसरा समस्या था हैदराबाद का। हैदराबाद इधर है, लगभग बहुत बड़ा रियासत था उसमें। बोल सकते हैं कि सभी रियासतों में ये सबसे बड़ा रियासत था, बोल सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। आज जो आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, इधर से तेलंगाना है, इधर से हैदराबाद का जितना भी क्षेत्र है अभी तक पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। तो हैदराबाद में क्या था देखो, हैदराबाद के शासक मुस्लिम थे उस्मान अली। उस्मान अली बहुत बढ़िया नाम लिखेंगे। उस्मान अली, उसका नाम क्या था? उस्मान अली, इनको निजाम कहा जाता था, ठीक है ना। मतलब जो हैदराबाद के शासक हुआ करते थे उनको निजाम कहा जाता था। तो यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? उस्मान अली, यानी कि मुस्लिम शासक थे। और यहाँ की जो जनता थी वो जनता, पूरी जनता ही हिंदू थी। मतलब यहाँ की जो बहुसंख्यक था वो हिंदू था। तो अब इसके कारण क्या हुआ ना, हैदराबाद के जो निजाम थे वो स्टार्टिंग में तो मन बनाते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन इसको मिलने देना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान हो जाता तो ये चारों तरफ से भारत, बीच में पाकिस्तान की प्रॉब्लम करता। देश के पीछे देश होना सही नहीं है। तो अब क्या हुआ, हैदराबाद के शासक मिलना चाहते थे उधर, लेकिन इनको भारत में मिलाने का प्रयास किया गया। और ये अधिकतर ये भी चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहने का जो मेन मत था वो तो कश्मीर के रहा था, लेकिन ये अधिकतर चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले, ये चाहते थे कि स्वतंत्र मिले, कुछ भी कर लें, लेकिन भारत में नहीं, ये मिलना चाहते थे, भारत में ये मिलना नहीं चाहते थे। तो यहाँ की जनता कौन थी? हिंदू। यहाँ की जनता थी हिंदू। तो हिंदू जनता क्या होना चाहती थी कि भारत में मिलना चाहती थी। तो जो ये भारत में मिलना चाहती थी, तो इन लोगों ने आवाज भी उठाया। जब इनको पता चला कि हाँ ये मतलब पाकिस्तान में मिलेंगे या फिर स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, तो यहाँ की जो जनता जो थी वो क्या होने लगी, आवाज उठाने लगी कि नहीं, हमको भारत में ही मिलना है या फिर मतलब भारत में ही मिलना है ना। तो अब क्या हुआ, एक रजाकार हुआ करते थे। रजाकार मतलब कौन थे? रजाकार मतलब अर्ध सैनिक थे, मतलब सैनिक ही थे, अर्ध सैनिक थे। तो ये रजाकार क्या करने लगे ना, ये जो मतलब हैदराबाद के जो हिंदू लोग थे, वहाँ उन लोगों की बस्तियों को जलाने लगे, वहाँ के घरों इत्यादि पर क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे। मतलब कि वहाँ की बहू बेटियों पर अत्याचार करने लगे, घर उड़ जलाने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे, उनको जबरदस्ती ये मतलब बुलवाया जा रहा था कि आप मतलब तुम लोग विरोध मत करो। सीधा बात ये है कि रजाकार अर्ध सैनिक हुआ करते थे, ठीक है ना। अर्ध सैनिक मतलब आधा सैनिक हुआ, मतलब पूर्ण रूप से सैनिक नहीं थे, जो मतलब इनके संरक्षण में ये लोग पल रहे थे, निजाम के संरक्षण में, ठीक है ना। अब ये लोग मतलब इसको भारत में नहीं मिला देना चाहते थे, उसीलिए हिंदू जाति तो थी जो भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन ये लोग इसका क्या कर रहे थे, मतलब इसको दबा रहे थे, इसका दमन कर रहे थे। मतलब जो भी आवाज उठा रहे थे उसको क्या कर रहे थे। अब इसके कारण, अब हैदराबाद तो छोटा मोटा रियासत है नहीं भाई, बड़ा रियासत है। तो बड़े रियासतों में जब ये लोग इतना मतलब ज्यादा प्रताड़ना करेंगे तो आवाज तो पहुंचेगा ही, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र था और यहाँ पे अगर प्रताड़ना हो रहा तो आवाज मतलब उठेगा जरूर। तो यहाँ से क्या हुआ, भारत सरकार को जब ये बात पता चला तो वो लोग क्या किया कि एक ऑपरेशन पोलो, यहाँ पे पोलो का मैदान बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन पोलो है। यहाँ पे ये पोलो का मैदान खेलने वाला, पोलो खेलने वाला नहीं होता अच्छा, है, वो गोल का पुलिस कार्यवाही यहाँ पे किया गया। पुलिस कार्रवाई किया गया, जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। तो इस पुलिस का तो पुलिस कार्रवाई किया गया। तो इस पुलिस कार्रवाई के द्वारा ये जितने भी रजाकार थे सबका कायम तमाम किया गया। तब उसके बाद क्या हुआ, जब इन यहाँ पे क्या किया गया कि ऑपरेशन पोलो यहाँ पे पुलिस कार्रवाई चलाई गई और पुलिस कार्रवाई द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया। यानी कि इसको भी क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। अब इसको जब भारत में मिला लिया गया, इसको ये हम पूरा बता नहीं रहे, ठीक है ना। मतलब जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग बता दे रहे हैं। आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक से आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। बुक बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, बुक पढ़ना पड़ेगा। और इसको पढ़ने के बाद अगला दिन टेस्ट नहीं मतलब कि क्वेश्चन पूछा होगा। आज एथी का पूछेगा ना, फिजिकल साइंस नहीं, फिजिकल साइंस जब क्लास होगा तब जो क्लास खत्म हुआ। कश्मीर में क्या था देखो कि कश्मीर के शासक थे हिंदू, कश्मीर के शासक थे हिंदू, लेकिन यहाँ की जनता थी मुस्लिम। पूरी जनता मुस्लिम बहुसंख्यक थी। यहाँ के राजा हरि सिंह नाम पूछता है, आया भी था कश्मीर का राजा है, 2023 में आया था। नहीं ऐसे नहीं बोला कि हरि सिंह कहाँ के राजा थे, कश्मीर के राजा हरि सिंह। हरी सिंह की हरी सिंह हरी या हरीश, हरी बस हरी इसके पप्पा बुक पढ़ना ना। और यहाँ की जनता थी मुस्लिम। तो अब
सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस पे उतना जोर नहीं देते थे, क्योंकि ये मतलब उतना इनको मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं था। और दूसरा कि यहाँ पे ये पाकिस्तान जो था इस कश्मीर को पूरा अपने में मिलाने के लिए पूरा एकदम प्रयत्न कोशिश कर रहा था कि हाँ इसको हम लोग भारत में मिला ही दे। था तब उसके कारण क्या हुआ ना, ये थे हिंदू शासक, अगर ये पाकिस्तान में मिलते तो इनको उतना सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की जनता थी मुस्लिम और यहाँ की जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। लेकिन ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, ये चाहते थे ये, क्योंकि ये जनता मुस्लिम जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन ये या तो भारत में मिलते लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। तो इसलिए ये सोचते थे कि हम लोग क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रहते हैं अपना, तो स्वतंत्रता की मांग भी की कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या था कि पाकिस्तान इसको इस राज्य को अपने अंतर्गत मिलाना चाहता था। तो ये पाकिस्तान क्या हुआ ना कि इस पे भी मतलब पाकिस्तान का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। हुआ क्या, जो उधर कबीलाई थे, मतलब कि जो उत्तर पश्चिम का जो उधर का क्षेत्र है उधर के कबीलाई थे, तो कबीलाइयों को क्या किया गया ना कि मतलब भारत में प्रवेश करा दिया गया। मतलब कबीलाई मतलब कबीले में रहने वाले लोग, कबीला नहीं जानता क्या होता है, कबीला ये था कश्मीर का एरिया इधर। तो इसमें क्या किया गया कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र से 22 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, मतलब कबीलाइयों को क्या किया गया, किसके मतलब पाकिस्तान जो था उसके समर्थन में, मतलब जो कबीलाई थे उनको इनका मतलब सहायता प्राप्त था। अब कबीलाइयों की पाकिस्तान की सहायता से कबीलाई क्या किए, कश्मीर वाले भाग में घुसे और यहाँ मतलब पूरा तहस नहस मचाया और लगभग श्रीनगर के पास तक मतलब आधे कश्मीर तक पूरे डूब गए थे ये लोग। ये आधे कश्मीर तक क्या हो गए थे, लगभग इतना तक डूब गए थे, इतना तक कह सकते हैं, इतना तक ये लोग क्या हो गए थे, डूब गए थे यहाँ तक, और पूरा भारत में आकर पूरा तहस नहस मचा दिए थे। ठीक, तो अब जब ये यहाँ तक आ चुके थे, भारत में यहाँ तक के तहस नहस मचा रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ ना, इसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी थे, इसमें जो कबीलाई आए थे। अब यहाँ के लोगों को क्या लगा कि तो कबीलाई आकर के आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन मेनली इसमें समर्थता किसका प्राप्त था, पाकिस्तान का समर्थता प्राप्त था। इसमें कुछ अब लास्ट में क्या हुआ, यहाँ के जो राजा थे हिंदू राजा हरि सिंह क्या हुए,